सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। कांग्रेस के अंदर ईयरली बैठक हुआ करती थी ताकि इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा श्योर किया जा सके, और किस तरीके से कांग्रेस एक बहुत बड़ा मंच बना जिसके थ्रू बहुत सारे नेशनल लीडर्स ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज विद अ न्यू एपिसोड ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स कभी भी 1857 के रिवॉल्ट जैसा रिवॉल्ट दोबारा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को देख लिया था कि अगर इंडियंस को कोई मंच नहीं प्रोवाइड किया गया, यानी कि अगर वो अंग्रेज़ों के साथ पीसफुली बैठकर बात नहीं करेंगे, तो इस तरीके का रिवॉल्ट दोबारा होने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि ऐसा एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसके थ्रू इंडियंस अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकें, ताकि चीज़ें पीसफुली डील हो जाएं और 1857 जैसा रिवॉल्ट उन्हें दोबारा ना देखना पड़े। और बस इसी मंशा के साथ एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट को इंडिया भेजा जाता है ताकि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके, जिसका कार्यभार A.O. ह्यूम को सौंपा गया। यानी कि उन्हें इंडिया इसी उद्देश्य से भेजा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा सके। ईयर 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुई थी, जिसमें पहले प्रेसिडेंट के रूप में व्योमेश चंद्र बैनर्जी को चुना गया, जिसे 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। और उसके बाद हर साल दिसंबर में देश के अलग अलग कोने में कांग्रेस की बैठकें होने लगी। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व मानते हैं। उनका मानना है कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इसीलिए बनाया था ताकि 1857 जैसा रिवॉल्ट उन्हें दोबारा न देखने के लिए मिले, क्योंकि रिवॉल्ट जरूर खत्म हो चुका था लेकिन लोगों के अंदर अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत थी। कांग्रेस को सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व कहने वाले लाला लाजपत राय थे, और इसीलिए वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में भी मानते थे। वहीं दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन R.P. दत्त का मानना था कि नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने इसीलिए बनाया है ताकि वो इंडियंस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सके। कॉन्स्पिरेसी इस प्रकार कि वापस से कोई अपराइजिंग ना हो और इंडियंस चुपचाप उनका जो शासन है उसे चलने दें। इसीलिए R.P. दत्त जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी थियरी के साथ सामने आते हैं। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के फॉर्मेशन को लाइटनिंग कंडक्टर थियरी बताया, जिसमें उनका मानना था कि कांग्रेस ने एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया जिसके थ्रू सभी नेशनल लीडर्स को इकट्ठा करना काफी आसान रहा। कांग्रेस जब बनी थी तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि इंडियंस के अंदर एक नेशनहुड की भावना को जगाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए और देश के हर कोने में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स को खोला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमनर्स हैं वो इस नेशनल मूवमेंट में, इस आज़ादी की लड़ाई में मिलकर एक दूसरे का साथ दें और अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट कर सकें। तो हम देखते हैं कि ये जो कांग्रेस का टाइम था इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो स्टार्टिंग के 20 इयर्स थे उन्हें हम मॉडरेट टाइम कहते हैं, एरा ऑफ मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, तो थोड़ा सा पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। मॉडरेट्स वो लीडर्स हुआ करते थे जो बहुत ही पीसफुल मेथड में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर पीसफुली हम उनके सामने अपने डिमांड्स को रखेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू अपने डिमांड को रखेंगे, तो वो ज़रूर सुनेंगे और हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएंगे। मॉडरेट्स कुछ इस तरीके से भी मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे भले के लिए ही आए हैं और कहीं ना कहीं हम ही लोगों को जो है वो मॉडर्न बनाना चाहते हैं, या फिर हम ही लोगों को वो रिफॉर्म्स देना चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मॉडरेट के इस पक्ष को फेवर नहीं करते हैं। मॉडरेट लीडर्स को नरम दल के नेता भी कहा जाता था। अब दूसरी तरफ बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, जिन्होंने 1905 के बाद ज़्यादा एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
उन लोगों को हम गरम दल के नेता कहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो इन पिटीशंस और इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू नहीं सुनेंगे, और ना ही हमें उन लोगों के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो उनको इस देश से बाहर निकाल फेंकने की, अपने स्वराज को इस्टेब्लिश करने की। जी हाँ, एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये जो कांग्रेस की एरा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एरा था मॉडरेट्स का, जो फर्स्ट 20 ईयर्स थे, और नेक्स्ट 20 ईयर्स में हम एक्सट्रीमिस्ट देखते हैं। और फिर बाद में इंडिया के नेशनल लीडर के रूप में एंट्री होगी महात्मा गांधी की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स के साथ, जो 1885 से 1905 तक चला। इस एरा के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, DC वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी। तो यही वो लोग थे जिनका मानना था कि हमें अगर ब्रिटिशर्स के सामने अपनी कोई बात रखनी है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू रखना चाहिए। ये लोग PPP में मानते थे, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोपोगेशन। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स तो हमारे साथ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको हमारे रियल कंडीशंस के बारे में ही नहीं पता है। हालांकि मॉडरेट्स की एक आइडियोलॉजी यह भी कहती थी कि अभी इंडिया के जो लोग हैं वो उस कंडीशन में नहीं हैं कि प्रॉपर अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल सके। इसीलिए फ़िलहाल के लिए हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल मेथड्स के थ्रू ही अपनी बात को ब्रिटिशर्स तक रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मॉडरेट्स लीडर का यह भी मानना था कि जो इंडिया का जितना भी इकोनॉमी है, जितना भी हमारे पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, वो सब ड्रेन हो चुके हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल है उसे कलेक्ट करके और फिर उसके फिनिश गुड्स बना के ब्रिटेन की मार्केट्स में तैयार करते हैं, और उसके बाद उसे वापस से इंडिया में ही बेचते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए दामों पर। इसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से रियून हो गई है। तो मॉडरेट्स की ब्रिटिशर्स के साथ ज़्यादातर डिमांड्स थी कि वो लैंड रेवेन्यूज़ को कम करें, जो सॉल्ट ड्यूटीज़ हैं उन्हें कम करें, जो भी वर्किंग कंडीशन है प्लांटेशन लेबर की उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इस तरीके के कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे इंडिया के अंदर जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रो अप कर सकें, उनमें टैरिफ जो हो वो कम से कम हो। लेकिन इनकी डिमांड्स पर ब्रिटिशर्स ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। साथ ही मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए, इंडियंस को भी पार्लियामेंट में जो है वो जगह दी जाए, ताकि इंडियंस भी जो है वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, जिसके लिए एक स्लोगन भी दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ग्रेजुअली ये सभी लीडर्स चाहते थे कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में घुसा जाए, जिससे कि लॉ मेकिंग जो है वो इंडियंस के हाथ में आए। लेकिन इनकी जो भी डिमांड्स थी या फिर जो भी इनके क्रिटिसिज्म थे ब्रिटिशर्स को लेके, उसको उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। मॉडरेट्स के एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि कभी भी वो मासेस से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए, यानी कि उनका जो मूवमेंट था वो एलीट्स तक ही रह गया, अमीर वर्ग तक रहा, लेकिन उसमें कॉमनर्स जो हैं वो कभी नहीं जुड़ पाए। इस वजह से भी जो मॉडरेट्स के जितने भी रिफॉर्म्स थे, जितने मूवमेंट्स थे, वो ज़्यादातर फेल रहे। So this video was all about the moderates। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिन्हें हम नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स भी कहते हैं, उनका इस आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने मास मूवमेंट किया और किस तरीके से इस मूवमेंट को वो एक नए स्तर तक ले गए। Till then, keep watching and do subscribe the channel for more related educational and interesting videos. Thanks for watching.